अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अरसे दराज से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़, कॉम्बिंग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। और दुनिया का मुश्किल तरीन महाज, जिसमें नॉर्थ और ख़ास तौर पर साउथ वज़ीरिस्तान, जहाँ पे दत्ता खेल, मीरानशाह और मीर अली जैसे इलाके हैं जो कि इंतहाई मुश्किल और संगलाख पहाड़ियों पर मुश्तमिल थे, उन कामयाब ऑपरेशंस के बाद दहशत गर्दों ने पंजाब के जनूबी अजला और सदरन खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में कलात डिवीज़न और मकरान डिवीज़न को निशाना बनाना शुरू किया। और दहशत गर्दी के इन वाक़यात या महरिकात की अगर हम बात करें तो उसमें जो कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और ख़ास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको मुतासिर करना है। पाकिस्तान जो कि मुआशी इनकलाब में बड़ा एक अहम मरकज़ी रोल प्ले कर रहा था और कर रहा है, ये हज़म नहीं हो रहा हमारे दुश्मन मुल्कों को, और वो इस हवाले से एक गठजोड़ जो है उनका सामने नज़र आ रहा है। और हमारी मुसल्लह अफवाज इन खवारिजीन के ख़िलाफ़ बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रही है। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, वहीं पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है, उन्होंने भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। और उन कुर्बानियों के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक, और जो हमारी मकामी पुलिस जिसको हम लेवीज़ कहते हैं, उन सब ने मिलकर एफसी के साथ पूरे पाकिस्तान में जो कौमी शाहराएँ हैं उनका अमन जो है उसको यकीनी बनाया है और जो सफ़र है उसे आसान बनाया है। इसी हवाले से एक तसलसल देखने में आ रहा है, जहाँ पे हम कच्चे के डाकुओं की बात करते हैं जिनके खिलाफ आज भी ऑपरेशन हो रहा है। एक मगवी को बाजियाब भी करवा लिया गया है। दूसरी जानिब तौसा की हदूद में सिटी फूड क्लब के करीब फितनतुल ख्वारिज का एक ग्रोह दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए मौजूद था और SHO ने मौके पे मौजूद फितनतुल ख्वारिज की खुफिया इतला पर एक छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। वो किस तरीके से एक मौसर, मजबूत और मरबूत कोऑर्डिनेशन के साथ इन दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करेगी और इनको जहन्नम वासिल कर सकती है। हमने मधु के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और मौजूदा जो ख़ास तौर पर ये जो रीजनल इशूज़ हैं इन पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कैसर तनोली साहब हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और मौजूदा हालात पर बड़ी आपकी गहरी नज़र है, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर साहब, एक तसलसल नज़र आ रहा है, जिस तरह सदरन खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें टांक, DI खान और उसके बाद फिर यही हम ड्यूरेंट लाइन अगर बलूचिस्तान जोब तक की बात करते हैं, ये एरिया टारगेट। दूसरी जानिब वाक़यात आपके सामने पंजगूर, तुरबत, तुम, पावरान, मशके और ये एरिया जिसमें कलाट डिवीज़न और मकरान डिवीज़न शामिल हैं, और फिर हम गिलगित बल्तिस्तान जो नूरिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जिसमें पख्तिया, कुनड़, निंगरहार वगैरह, ये दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। इस पे क्या आपको लगता है कि क्या अज़ाइम है इसके पीछे? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें कि लेट्स अंडरस्टैंड डायनेमिक्स ऑफ डेरा गाज़ी खान डिवीज़न है, उसमें तोनसा एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है, और डेरा गाज़ी खान के नॉर्थ में इट इज़ डेरा इस्माइल खान, साउथ में इट इज़ राजनपुर, ईस्ट में इंडस रिवर है जी, और इसके वेस्ट में पहाड़ है, उसके पास जोब और संबाजा हैं। सो आप कह सकते हैं ये इंटर प्रोविंशियल जो बाउंड्री बनती है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, मेनली डेरा इस्माइल खान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि डेरा इस्माइल खान में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, थानों पर हमले में दरबंद पे हुआ और इसके दराजंदा पे अलावा हुआ, दराजंदा पे हुआ, अच्छा कुलाची पे हुआ और इसके अलावा टांक पे जो हमले हुए। तो ये है, अब जो ये जो इलाके हैं, 2015 में भी यहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ था डेरा गाज़ी खान के एरिया में, और रिसेंटली जो आज के जो कल जो अटैक हो उससे पहले 15 अगस्त को 50 से 60 जो खारजी थे, इन्होंने एक और चीज़ जो पुलिस की चेक पोस्ट थी, वो भी इंटर प्रोविंशियल चेक पोस्ट थी, उस पर हमला किया था। उसका नाम था लिखन जी, तो उसको पुलिस ने उसको भी रिपल्स कर दिया था। उससे पहले एक और जंगी पोस्ट है, वो भी बॉर्डर पे थी बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, उसमें भी हमला हुआ, वो भी रिपल्स हुआ। और ये रिसेंटली ये भी जो पोस्ट थी जिस पे हमला हुआ, तो जिस पे SHO, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल इसमें ज़ख्मी हुए। तो मेरा ख़्याल में कि बॉर्डर की वजह से सिंस यहाँ पे स्पिल ओवर जो है इस पे टेररिस्ट आ रहे हैं और
माजी में आपने देखा होगा बखर भी इस एरिया में शामिल था, जहाँ पे भी फिर वो मियांवाली, और क्योंकि वो एक ट्रैक ही बनता है ना, सुसाइड अटैक्स वगैरह होते रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक तो अप्रिशिएट करने से पुलिस का अच्छा रिस्पांस था और उन्होंने इसको रिपल्स कर दिया था। लेकिन इसकी कंटिन्यूटी में आप देखें कि जब आप फर्दर साउथ जाते हैं, कच्चा का इलाका स्टार्ट होता है, बिल्कुल, और देखें कच्चा का इलाका जो है रहीम यार खान से लेके सिंध, पंजाब से रहीम यार खान से स्टार्ट होता है, सिंध में गोटकी, और ऊपर से आप देखें तो राजनपुर, कंदकोट, कश्मोर कंदकोट का एरिया है, और ये 176 किलोमीटर का लेंथ का है और इसे 25 किलोमीटर की विड्थ है। सर ये इतना तीन बड़ा प्रोविंस के एरिया, संगम पर है ये इतना, जो कच्चे का इलाका है। सो इट हैज़ बिकम अ नो गो एरिया यहाँ पे ना। और यहाँ पे देखें कि जो डायनेमिक्स है बहुत, वी कैन डिस्कस इट कि बहुत अजीब गरीब अच्छा, डायनेमिक्स। इसमें बहुत सारे इसके डायनेमिक्स पे बात हो सकती है। तनोली साहब, एक पै दर पै वाकयात हम देख रहे हैं, और फिर एक पॉलिटिकल कुछ एक्टिविटी भी हमें मुल्क के अंदर इस तरह नज़र आ रही है, जिसमें सोशल मीडिया हैंडलर्स और खवारजीन मुख्तलिफ शक्लों में कहीं पे वो डिजिटल टेररिज्म का भी सहारा ले रहे हैं। ओवरऑल इनके क्या अज़ाइम लग रहे हैं? जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ हैं और इस पे बड़े प्लेयर्स इसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये आज का नहीं है। दहशतगर्दी पाकिस्तान को आपको पता है कि पिछले 20 साल से, इससे भी ज़्यादा अर्सा हो गया कि इसका सामना है, और अब जिस तरह के दहशतगर्दी हो रही है, ज़ाहिरी बात है जहाँ पर आपको बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहाँ पर आपके इंटरनल बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके अंदर दहशतगर्दों को यहाँ से हमायत मिलती है। यहाँ पर उनके कुछ ऐसे आलाकार, ऐसे सहूलतकार मौजूद होते हैं जो उनको टारगेट्स भी असाइन करते हैं और बताते भी हैं कि किनको आप कितनी आसानी से टारगेट कर सकते हैं, और बाकी जो उनकी सहूलतकारी होती है या उनको असले की फराहमी होती है या उनको रूट्स की बताया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मामलात जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया कि जो कच्चे वाला मामला है ना, कच्चे वाला मामला 3 सूबों के बीच है, 3 सूबों की बाउंड्रीज वहाँ पर लगती है। मैंने इंटीरियर सिंध और सदर्न पंजाब ये सारा एरिया खुद देखा हुआ है, तमाम एरियाज़ के अंदर मैंने ट्रैवल किया है, सफ़र किया है, वहाँ के लोगों से मुलाकातें हुई हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। अगर वाकई हमारी जो फोर्सेस हैं, या फोर्सेस से मुराद हमारी मिलिट्री है, जो अगर चीज़ों को प्लान कर ले। 2016 में बड़े अच्छे ऑपरेशन हुए, छोटू गैंग का खात्मा हुआ, सरेंडर तो किया उनके लोगों ने। इतने बड़े दहशतगर्द नहीं है, ये इतने बड़े फन्ने खान नहीं है, यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या है, जहाँ पर आप सूबों को इन्वॉल्व करते हैं या सूबाई मामलात आ जाते हैं, वहाँ पर पुलिस बहुत सी बेबस नजर आती है, चाहे वो सिंध की पुलिस है, चाहे वो बलूचिस्तान की पुलिस है, चाहे वो क्या वजह आप समझते हैं? वेल इक्विप्ड नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेंड नहीं है। नहीं, ट्रेंड है, इक्विपमेंट का मसला है। आपके पास तो जदीद असला नहीं है, आपके पास तो जदीद आलात नहीं है कि आप माइंड्स को चेक कर सकें। आप कच्चे के डाकू रॉकेट लॉन्चर्स फायर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको बैरूनी से हमायत हासिल है, उनके पास तो वो असला मौजूद है, उनके पास वो पैसा मौजूद है, वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके जरिए वो कार्रवाइयाँ करते हैं, और उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस मुल्क के अंदर बैरूनी जो ताकतें हैं उनका सिर्फ टारगेट यही है कि इस मुल्क के अंदर थोड़ी सी बदअमनी जो है वो लगी रहे, चीज़ें बेहतर ना हो सकें। तो कुछ अंदरूनी लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं और उनका हिस्सा बनते हैं और नासमझी में होते हैं। ये नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़े अज़ाइम है या कुछ वो बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हैं, या कुछ ये शायद ऐसा सोच लेंगे कि उस इलाके में कब्जा कर लेंगे। ये ऐसा मामला नहीं है, नासमझी में और कुछ आर्जी मफादात की खातिर वो ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर ये बात करनी ज़रूरी है कि अगर एक कंबाइन किस्म का और एक बेहतरीन किस्म का अगर ऑपरेशन प्लान कर लिया जाए, जिसमें सबका कोऑर्डिनेशन हो, सबकी कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन का फुकदान ना हो, पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उसमें हमारी बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इकट्ठा किया जाए और इसको लीड मिलिट्री करे। जो जिस जगह के इलाके के अंदर लोग मौजूद हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ के जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनको असाइन किया जाए कि ये आपका एरिया है, इसको आप क्लियर करवा के हमें रिपोर्ट करें। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा साहब, ये बात जो इन्होंने की कि लीड जो है वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी जो है वो पाक आर्मी करे, क्योंकि एक ट्रस्ट है उनके हवाले से, उनकी पेशेवराना सलाहियतों पर लोगों का बड़ा यकीन है, बड़ा पुख्ता यकीन है। तो आपको नहीं लगता कि विद द हेल्प ऑफ प्रोविंस, इन सब के कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मकामी पुलिस वगैरह, इन सबको मिलाकर लीड अगर हमारी आर्मी करे, तजावीज़ आ रही हैं? देखिए जी, अज़्म इस्तेहकाम का जो बेसिक कंसेप्ट जो था ना, इसमें यह था कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें अदा करे, और इसमें बात की गई थी कि अज़्म इस्तेहकाम बेसिकली इट वाज ए विजन, कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस ऑपरेशन, उसको आगे लेके चलना था। लेकिन उसमें यह कहा गया था कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे आप वेल इक्विप्ड करना कहते हैं या बाकी। अभी आप देखें कि कच्चे के एरिया में
कि पहले आप कंक्लूजन्स देखें कि अभी ऑफिशियली उन्होंने कहा कि एक तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अमेरिकन वेपन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अमेरिकन वेपन्स किसने उनको दिए, दिस इज़ वन थिंग। सेकंड, आईजीपी पंजाब इज़ ऑन रिकॉर्ड ही सेट कि यहाँ पे टीटीपी के प्रेजेंस है, ठीक है। तीसरी, उन्होंने ये नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कैबिनेट में कहा गया कि यहाँ पे से जो है जो डाकू है या दूसरे लोग हैं उन्होंने इंडिया से ट्रेनिंग ली हुई है। फिर देखिए इन्फ्लुएंस है इस एरिया में वडेरों का भी है और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। फिर गैंग्स के आपस में राइवलरीज हैं, ट्राइबल फ्यूड्स के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें। अब इश्यूज़ किधर हैं? इश्यूज़ क्या हैं? पुलिस की क्या पुलिस दे आर कैपेबल एनफ कि इसको डील कर सकते हैं? तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखें ना कि बहुत अरसा गुजर गया, तो पुलिस को कैपेबल होना चाहिए कि उनको दे शुड टेक ऑन। लेकिन पुलिस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो वेपन्स और इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं जो अभी उनके पास हैं। जैसे मैंने कहा जदीद असला अमेरिकन वेपन्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो अब 12 शहादतें हुई राजनपुर में, अब देखें कि वो दोनों गाड़ियाँ चले, एक तो ब्रेक डाउन हो गई थी, तो रॉकेट लॉन्चर से हिट हुए हैं, उससे कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। पुलिस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, एपीसीज नहीं है। तो इसके लिए देखिए नेशनल एक्शन प्लान में जो एपेक्स कमेटी का डिसीजन हुआ था कैपेसिटी क्विक रिस्पांस फोर्स, हाँ सीटीडी इनका ये इनका बड़ा मुअस्सर आप ट्रेन करें, फौज इनको ट्रेन कर सकती है, पहले करती रही है, एसएसजी वाले ट्रेन कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में लीड रोल्स पुलिस का ही होना चाहिए, सीटीडी का होना चाहिए। फौज ऑलरेडी बहुत सारे महाजों पर लगी हुई है। जी तो मैं वहाँ कुछ से कहना वो चाह रहे थे डाइवर्ट आपने, हम सर यहाँ पर ट्रेनिंग का मसला नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग वो वेल ट्रेंड है। और जो आपको पता है कि ब्रिगेडियर साहब तो बहुत बेहतर जानते हैं कि जो फोर्स को ज्वाइन करता है ना, तो वो दे के आता है कि मैं इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस महकमे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। जो बंदा जान देने के लिए तैयार होता है तो ट्रेनिंग वो जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो फिजिकली बहुत फिट होते हैं, फिजिकली वो बहुत दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं, तमाम हालात को फेस करने के लिए। इक्विपमेंट का मसला है, इक्विपमेंट का यहाँ पे मसला आता है जहाँ पर बैरूनी फंडिंग हो रही हो, जहाँ पर हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से हमायत हासिल हो, और ख़ासतौर पे भारत का बहुत बड़ा आपको पता है कि हाथ इसके अंदर शामिल है। फिर ख्वारजीन का हम लोग जिक्र करते हैं तो अफगानिस्तान से बहुत सारी सपोर्ट हासिल होती है, वो भी आया भारत आपको पता है। तो ये वो मसाइल हैं जिनका सामना सिक्योरिटी फोर्सेज और ख़ासतौर पर पुलिस का महकमा करता है। पुलिस के मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर इन 12 जो शोधा हैं पुलिस के, उनमें से एक कांस्टेबल के वालिद साहब जो हैं वो धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो ऐसी शहादतें देने के लिए माँ बाप तैयार होते हैं अपने बच्चों को, जब भिजवाते हैं फोर्सेज के अंदर तो वो उसके लिए तैयार हैं। मतलब वो फिजिकली भी फिट हैं, वो मेंटली भी प्रिपेयर हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए आपने उनको उतारा है मैदान में, वो हथियार तो उनको फराहम करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अहम नुक्ता तनवीर साहब ने उठाया है। अगर हम बात करें ISIS की बात करें, BLA की बात करें, BRA की बात करें, TTP की बात करें, खुरासान की बात करें, कच्चे के डाकुओं को भी शामिल, ये पूरा एक नेटवर्क जो है वो नज़र आ रहा है कि इनका वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कहीं से वो एक ऑपरेट हो रहे हैं, मुख्तलिफ नाम है, कुछ फर्जी नाम है। तो ये इसके लिए फिर हमें पुलिस को जो है हम उनकी विल, उनकी इंटेंशन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वर्थ फिजिकल और मेंटल जो है उससे हटकर उन्हें वेल इक्विप्ड करें। ये आपके बात सही। देखें कि 176 किलोमीटर इन लेंथ, 25 किलोमीटर इन विड्थ, देयर इज नो रिट ऑफ स्टेट, ठीक है ना। वहाँ पे गैंग्स हैं, 5 गैंग्स जो हैं ऊपर राजनपुर में है, 11 गोटकी के मकाम पे पर, हैं, हाँ। और इनके स्ट्रेंथ इस 1000 to 2000 के करीब है। और फिर देखें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी बताया जाता है, पुलिस के भी खुद बत्थे इसको देती है। वहाँ पे इतना टेरर है वहाँ पे ग्रुप्स का। जिस तरह अभी आज एक वीडियो चल रही है जिसमें एक वो गैंग का लीडर है, तो वो कह रहा है कि जी मेरा नाम क्यों उस पर आया, 1 करोड़ रुपए मेरे सर की कीमत क्यों। मतलब आप देखें ना कि कितनी आजकल वो डेवलपमेंट है। तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत अशद ज़रूरत है, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन पंजाब एंड सिंध के गवर्नमेंट के दरमियान, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, सब मिल के जब करेंगे तो मेरा ख्याल में मुश्किल नहीं है एक सर, तरफ से देखिए करना। ये जो नुक्ता उठाया था ना तनोली साहब ने, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं तनोली साहब की तरफ भी आता हूँ। ये जो बड़ी आम उन्होंने बात की थी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और हमारी आर्मी की, जिनको ये ऑपरेशन लीड करने की बात की जा रही है, तजावीज़ सामने आ रही है। दत्ता खेल से मुश्किल तो नहीं है, रजगाल से मुश्किल तो नहीं है, मीरानशाह और मीरली से मुश्किल तो नहीं है, जहां हाँ सवात ऑपरेशन देख ले। खैबर पख्तूनख्वा में तो सूबाई वज़रा कह रहे थे हमसे भत्ता मांगा जा रहा है। जब वहां पर अमन व अमान को बहाल किया जा सकता है, इतने बड़े ऑपरेशंस किए जा सकते हैं जिनको दुनिया का बड़ा मास कहते हैं, तो फिर इसमें अगर आर्मी लीड करके ये सबको कोऑर्डिनेट करके किया जाए तो
देखें सिविल आर्म फोर्सेस तो है ना, मौजूद है। देखें इसमें रेंजर्स अवेलेबल है, ऑपरेशन कर भी चुकी है ऑपरेशन रेंजर्स। कर भी चुकी है, तो ये मिल के ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ वेपन्स इक्विपमेंट हैं, जैमर्स वहाँ पे हो, कॉल इंटरसेप्टर्स हो। आप देखें जो फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं, इन्फॉर्मर्स जो बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है, Yes. उन सबको आप क्रैक डाउन करेंगे तो ये आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। देखें हर जगह पे आर्मी नहीं आ सकती है, ठीक है। ऑनरशिप हर चीज़ पे आप आर्मी को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो ऑलरेडी फोर्सेस है वो करें, वो लीड करने की अगर अच्छा, इसकी- वो लीड करने के बाद अच्छा मैं इसमें एक इजाफा कर दूं, जो ये नुक्ता भी ब्रिगेडियर साहब का बड़ा अहम है। उलमाए कराम, सियासी माहिदीन, मोतबरीन, मोअज़्ज़ीन, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर जो वहाँ का वडेरिज़म है, ये वडेरा जो एक सोच है, ये सब के सब अगर मिलकर करें तो ये ऑपरेशन कामयाब होते हैं। क्योंकि आपको पता है उनको पनाहें भी मिली हुई हैं, उनको वेपन भी मिलता है, उनको राशन भी मिलता है, उनके पास बोट्स कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे सवालात हैं। बुखारी साहब, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ये सारा एरिया खुद विजिट किया है, सब इंटीरियर सिंध का इलाका और सदर्न पंजाब का इलाका मैंने खुद देखा है। हम जिनसे उलमाए कराम का आपने कहा कि जिक्र किया कि उनका किरदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम उनसे क्या तवक्को करेंगे जिनको जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, जिनको कलमा नहीं आता। ये लोग उस एरिया के स्पेसिफिक एरिया के लोग हैं। मैं ये आपकी बात को ये वो लोग जो कच्चे के डाकू हैं, इनसे बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई ना, बहुत से लोगों से बातचीत हुई इस सारे सिस्टम के हवाले से, तो वो उनको पता नहीं है दीन क्या है, हमारा दीन क्या बताता है, क्या सिखाता है। तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, सियासी माहिदीन तो कर सकते हैं, सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट मोतबरीन। है, सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सियासी लोगों की मुदाखलत के बगैर इतने तगड़े हो ही नहीं सकते थे। वो अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके मफादात के लिए खुद इस्तेमाल होते हैं। मामला यहाँ पर ये है कि मैं वो वीडियो देखता हूँ कि जब वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं, वो अपने जो उनके साथी होते हैं उनको रिहा करवाते हैं और वो खुशी से जश्न मनाते हैं, वो फायरिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी मिलिट्री, मुझे कोई बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर फौज इसको टेकअप करती है इस मामले को, और फौज बाकी जारी बात है, पुलिस का एक अपना काम है, पुलिस बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जिस चीज़ का हमने पहले जिक्र किया कि इक्विपमेंट नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो फौज अगर सामने लीड पर आएगी तो ये तो 2 दिनों की मार 2 दिन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में भी पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में एक एहलकार जो है वो आज शहीद हुए हैं। बहुत अफसोसनाक है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, इन सब ने जो है इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है, काबिल मज़म्मत इसको करार दिया है। जिस तरह ये बात कर रहे थे, रेंजर्स का जो ऑपरेशन था उसमें भी हमने देखे इनके ठिकाने मस्मार कर दिए, और हमने ये भी सुना था कि इनका जो है वो जो कम्युनिकेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि एक मरतबा फिर 2016 का जो ऑपरेशन था जिसमें इनका छोटू गैंग था, बाकी गैंग्स थे, सरेंडर कर दिया, असला इन्होंने दे दिया, सब कुछ कर दिया, इस तरह का एक ऑपरेशन दोबारा किया जाए? जी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन गैंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जो बताया ना कि जब तक आप पॉलिटिकल कनेक्शंस और वडेरास के इन्फ्लुएंस और कुछ इसमें से ऐसे भी लोग हैं ना जो ट्राइबल फ्यूड्स की वजह से वहाँ शेल्टर लिए हुए हैं, कुछ डकाइट्स हैं। और फिर देखें ना कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है कि अभी वो क्या करते हैं कि इश्तहार या ख़बर पहुंचती है कि एक गाड़ी वीगो अवेलेबल है जो आपको 20 लाख में मिल जाएगी, तो ल्यूर इन करते हैं लोगों को, फिर लोग खरीदने पहुंच जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। जी हाँ, ठीक है ना, हाँ, झांसा दे के बुलाते हैं। फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है, सर सखर से गिरफ्तार मोटरवेज से लोगों को ले गए, से लेके हैं, फिर पॉलिटिकली लोग फिर उठवा भी लेते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल में दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द प्रोविंस। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, कैसर तनोरी साहब, आप दोनों हजरात की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके बाद मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार, खलफशार और एक एग्रेशन हमें नज़र आ रहा है, और सियासत के अंदर मुनाफ़कत, और मुनाफ़कत के साथ साथ ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है, चेयरमैनशिप की रस्साकशी है, सियासी पार्टी को हाईजैक करने के लिए मुख्तलिफ धड़े काम कर रहे हैं, किस तरह वो काम कर रहे हैं। और फिर अडियाला का जो मामला था, वो मुलाकात थी, उस मुलाकात पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बतदरीज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सियासी एक मफामती अमल जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN गो के
इत्तेहादी भी हैं और साथ मिलकर जो हमारे माशी अहदाफ हैं उसके हसूल की जानिब बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी की जो कमेटियां हैं पावर शेयरिंग के हवाले से उनकी आज बड़ी अहम एक बैठक भी हुई है, उसके नताइज पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा जो जलसे की मनसूखी के हवाले से इसके ड्रॉप सीन की हम बात करते हैं कि बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं की गुफ्तगू मीडिया पर सामने आई है। इनकी गुफ्तगू ने मुल्क से खुलूस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। PTI के सारे बयानिए मुल्क मुखालिफ हैं, इनकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। अली अमीन गंडापुर बुजदार नंबर 2 हैं। सवाती साहब अचानक कहाँ से आ गए? तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी ले आए इस चीज़ में और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में बता दिया कि ये जो जेल के मामलात हैं, जो मुलाकात है और अचानक जो बरामद हुए हैं स्वाति साहब, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे सवालात की। इस पर हमने मदू किया है। फ़ायज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बाबर गोरसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार। बाबर गोरसी साहब बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। गोरसी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा की तरह बड़े टू द पॉइंट और बड़े बोल्ड और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि अब ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। एक तो जेल के जो मामलात हैं बुशरा बीबी के और हलीमा खान साहिबा की वो चैट से जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फिर उन्होंने ये सवाल किया सवाती साहब भी अचानक आ गए, तो जवाब मिल गया। जी हाँ, अब बात यह है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो अभी आप देखेंगे जब चीज़ें जो है ना ओपन होना शुरू होती हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों का आपस में पता चलता है कि इख्तलाफात हैं कि नहीं। अभी जो एक तरफ नंद है, एक तरफ वो क्या कहते हैं यानी एक तरफ बीवी है उसकी, और बाबा जो और नंद की नंद बाबू का एक अलग ही चैप्टर है, वो मैं कल भी कह रहा था कि हम उसमें नहीं जाएंगे। नहीं, हम सियासत में रहेंगे। हम सियासत में रहे। अब आप ये देखेंगे कि इस वक्त जो है ना, हमेशा इमरान खान कहते थे मरूसी सियासत, ठीक है मरूसी सियासत होती है, लेकिन मरूसी सियासत हो तो उस वक्त आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। उसकी बहुत सी मिसालें हैं। नवाज शरीफ जेल में गए, बेगम कुलसूम नवाज लीड किया, उन्होंने लीड किया। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा, अच्छा इसी तरह बेनज़ीर हुई, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, और इसी तरह दूसरे भी जितने भी पॉलिटिकल जिनके साथ ये चीज़ें हुई वो हुई। अब ये चूंकि वो नहीं कहते ना कि जी मिसाल अब आप मैं दे भी नहीं सकता, स्टेट चैनल है यहाँ पे। अभी आप देखेंगे इस वक्त जो इमरान खान है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, वो अपनी बहन पे भी ट्रस्ट नहीं करते, वो अपनी पार्टी लीडर्स पे भी नहीं ट्रस्ट करते, हाँ अपनी बीवी पे ज़रूर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अभी चूंकि उनके और आपस में उनका राब्ता भी कोई नहीं है, तो इसलिए अब आप क्या कह सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बात की है पॉलिटिकली, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जो PTI है वो अपने डिज़ोल्व की तरफ जा रही है। जब चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होने की तरफ जाती हैं तो उसके इशारे नज़र आते हैं, उसके आपको इंडिकेटर्स नज़र आते हैं। तो अभी ये इंडिकेटर्स हैं कि जो PTI है जो उन्होंने मैक्सिमम गेन करना था वो कर लिया है। जिस तरह आपने अभी इसमें अपने इंट्रो में भी कहा कि बुजदार 2 है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर हर तरफ खेल रहे हैं इस वक्त, वो बैटिंग कर रहे हैं। सर हमने विकेट की 2 तरफ से सुना था, लेकिन आपने चारों तरफ हाँ वो बैटिंग कर रहे हैं ऐसे तरीके के साथ, कभी वो किसी साइड पर जाते हैं, कभी किसी साइड पर जाते हैं। और जब एम्पायर उन्होंने रखा हुआ है इमरान खान को, इमरान का कोई और अंपायर था। अच्छा, एक अभी कंफ्यूजन भी है, क्योंकि मैं फायजा से भी ये बात पूछूंगा। अभी PTI की जब हम बात करें, PTI मरवत की बात करें, PTI अलीमा की बात करें, PTI जदून की बात करें, PTI बैरिस्टर गौर की बात करें, या PTI बुशरा की बात करें, ये थोड़ा सी अभी कंफ्यूजन जो है वो हमेशा रहेगी। तो बल्कि मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूँ, कौन सी धड़े की हम बात करें, क्योंकि अब तो PTI जो कहती थी शीन से नून निकलेगी, नून से काफ निकलेगी, पी से टी निकलेगी, हम तो यही सोचते हैं। तो यहाँ तो शिराजा बिखरा हुआ हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अगर PTI की ओवरऑल बात करें, जब से PTI के एक जवाल की कहानी स्टार्ट होती है, और मेरे ख्याल में वही 3 साल का जो इक़्तिदार उनको मिला था उसी में वो शुरू हो गई थी, और वो चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं थी। जिस तरह से हमने देखा कि अभी भी PTI के अंदर जिस तरह से फूट पैदा हो रही है, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो अभी तक PTI को भी शायद नहीं समझ आ रही, और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो भी नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे, कि वहाँ पर एक तो तमाम तर जो लोग हैं वो इस वक्त बानी PTI जो है वो बन के बैठे हुए हैं। एक तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, जो उनके साथ लोग मौजूद हैं वो भी इस वक्त कंफ्यूज हैं कि भाई इस जमात का बानी कौन है। तो ये वार ऑफ सुप्रीमेसी है।
बिल्कुल इसको कह सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा फुकदान है इस पार्टी के अंदर, डिसिप्लिन, पॉलिसी मेकिंग। अभी जिस तरह से हमने इनके जिस तरह से धरनों की अगर बात की जाए, या ये कहा जाता है कि हमने फलानी जगह पे आके धरना देना है, फलानी जगह पे, और उस डेट को आप देख रहे हैं कि मुसलसल वो डिले जा रही है, उसमें अभी इनको समझ नहीं आ रही कि इस जलसे की जब NOC मिल जाती है तब भी वावेला है, तब भी उसको मनसूख कर, और जब नहीं मिलती तो उसके ऊपर एक अलग जो है वो। नहीं, आज एक और नई बहस भी छिड़ गई है। बानी PTI ये कह रहे थे कि जी पहले उनकी जो हमशीरा हैं उन्होंने आकर कहा, कंफ्यूजन थी, उन्होंने आके कहा, उन्हें जोर जबरदस्ती कहा गया कि जी आप जलसा मंसूख करें। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने खुद कहा है, ऑफर किए कि जी मैं जलसा मंसूख करवाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये भी एक जिस तरह से आपने कहा ना कि ये कंफ्यूजन है कि वो कह रहे हैं कि करवाया गया है, और मतलब इस तरह की बातें। लेकिन अब ये चीज़ भी उनके अपने जो मीडिया पे लोग आके बातें कर रहे थे उनको भी कंफर्म नहीं है कि खान साहब ने वाकई ये बात की है या नहीं। उनसे कौन मुलाकात कर रहा है, कौन नहीं मुलाकात कर रहा है, उनको पता ही नहीं है। एक टाइम में वो जिस तरह आपने स्टार्ट में कह दिया कि हम इसको PTI गोहर कहें, PTI मरवत कहें, PTI बुशरा कहें, अब ये चीज़ भी बताने से कासिर हैं कि जी फलाने टाइम पे किसकी मुलाकात हुई थी और ये बात किसने की थी। एक दूसरे को ऑन भी नहीं कर रहे, डिस ऑन कर रहे। तो अभी समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में क्या इसका फ्यूचर निकलेगा या क्या चीज़ें खुल के सामने आएंगी मजीद। अच्छा, बाबर गोरसी साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि नन भावज में जमान पार के घर पे कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, तो इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, अज़मा बुखारी ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए, इस वक्त जो लड़ाई है, लड़ाई हमेशा कब होती है? लड़ाई हमेशा प्रॉपर्टीज़ पे होती है, लड़ाई पावर पे होती है, लड़ाई हमेशा किसी को भी जो आपसे रेस में आगे जा रहा हो आप उससे लड़ते हैं ताकि उसको आप पीछे लेके आएँ। अब ये दोनों की लड़ाई, अभी आप देखेंगे जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो बुशरा बीवी जो कहती थी वो होता था। अब चूंकि इमरान खान का और बुशरा बीवी का आपस में राब्ता भी नहीं है, ज़ाहिर है वो भी जेल में, वो भी मुजरिम तो नहीं कह सकता मैं, अभी मुलजिम है, अभी तो सज़ाएं मिलेंगी उसके बाद। दोनों मुलजिम है, दोनों की राब्ता होता होगा, लेकिन उस तरह मुजरिम भी हैं। हाँ, मुजरिम भी हैं, मुजरिम भी हैं, मुजरिम भी हैं, पनिश्ड हुए हैं, पनिश्ड हुए हैं, यस, हाँ ठीक है आपकी बात। अच्छा, अब ये देखेंगे जो अलीमा खान है वो आपको याद होगा कि जब एमनेस्टी एक स्कीम आई थी अरबों रुपए की, उन्होंने कहा जी मैंने ये जो सिलाई मशीनों से जो है बिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब इनके दरमियान बेसिकली करप्शन की रेस है। देखें, उन्होंने भी अपनी वैसे कौम को बताने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं माजरत चाहूंगा इस पे बाबर गोरसी साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमती नुमाइंदे जो है वो अपना इस नैरेटिव बिल्ड और लोगों को बताने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं? बिल्कुल रहे कि वो लोगों को ये बावर नहीं करवा सके कि अगर सिलाई मशीनों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं और लोग बिलियनियर बन सकते हैं, तो जिनकी पाकिस्तान बनने से पहले फाउंड्रीज थी, स्टील मिलें थी, उन पर ये करप्शन के इल्जाम लगाए गए। यकीनन जो हुकूमती पार्टी है इसके दरमियान ये बातें होती होंगी, लेकिन बात ये है कि जिन्होंने नैरेटिव बनाया नवाज शरीफ के खिलाफ, जिन्होंने नैरेटिव बनाया नवाज शरीफ को ख़त्म करने के लिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग लोग थे, अभी भी कई मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, रिटायरमेंट के करीब है सारा कुछ। अच्छा, जब उन्होंने ये नैरेटिव बनाया तो आपने देखा उस नैरेटिव को लोगों ने बाय किया। हाँ। अब बात यह है कि अब उस नैरेटिव को आपने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई आप बात कह रहे हो, काउंटर नैरेटिव, वो मुश्किल काम होता है, वो इन्होंने किया। लेकिन जब तक इन्होंने कोशिश की, अब ये काफ़ी उस हद में उसमें कामयाब हुए हैं और उसका सेहरा जो है मैं समझता हूँ मरियम नवाज टाइम दिया गया, लेकिन 9-10 महीने जो काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना था वो नहीं कर पाई। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब इसका क्रेडिट आप मरियम नवाज को दें। उन्होंने ये काउंटर नैरेटिव किया है और उसका आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसका आपको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे पहले जब भी इनकी पार्टी के वर्कर्स या इनके जो लोग रखे होते थे वो कोई बात करते थे तो उसको आगे से जवाब नहीं दिया जाता था, उसको समझा जाता था जी आपने ऐसी बात नहीं कर दी जो इखलाकियात से गिरी हो। अच्छा, मैं एक और भी यहाँ पे बाबर साहब आपसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी बड़ी इन मामलात पे गहरी नजर होती है। जिस टाइम मरियम नवाज साहिबा, जिस टाइम नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार थे, तो उस वक्त उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रही हैं, ये सोशल मीडिया को जो है लीड कर रही हैं, इनका क्या बनता है, ये कौन सी स्टेक होल्डर हैं या ये कौन सा ऑफिस होल्ड कर रही हैं। फिर हमने बुशरा बीबी की ऑडियो सुनी जिसमें वो बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि ये सारी चीजों को गद्दारी के साथ जोड़ दो। तो उस टाइम हम क्यों नहीं समझा पाए लोगों को? मेरा ये सवाल है, ये चीजें लोगों को हम बताने में उस तरह कामयाब क्यों नहीं हुए? अच्छा, असल में उसमें कामयाब आप कह सकते हैं कि किसी हद तक हुए हैं, 100% नहीं आप कह सकते। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये क्लियर नहीं थे। दूसरा, ये समझते थे कि जो काउंटर नैरेटिव है उसको सॉफ्ट अंदाज में, कभी काउंटर नैरेटिव्स भी जो हैं सॉफ्ट होते हैं, कभी भी नहीं होते।
काउंटर का मतलब ही ये है कि आप उससे बेस्ट आप पेश करेंगे तो दूसरा जो उसका नैरेटिव है, फॉर एग्जांपल आपका कोई नैरेटिव है तो मैंने उसको काउंटर करना है, तो आपसे बेस्ट आएगा तो मैं करूंगा। तो उसके लिए आपने देखा है कि मरियम नवाज जब तक खुद नहीं आई सामने, जब उन्होंने इनिशिएट लिया, जब उन्होंने फ्रंट फुट पे आके खेला और उन्होंने कहा कि जी अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, तब आपने देखा है कि इसमें जान पड़ी लेकिन है। गोडसे साहब आपकी ये इस बात पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा जबरदस्त तरीके से काउंटर नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया है, लेकिन इसमें काफी हद तक हुकूमत जो है वो नाकाम भी नजर आई है। जिस तरह से अगर उसको सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जिस तरह से वहां पे एक लेकिन उनकी नैरेटिव एक बात जो है बिल्ड उसको किया मैं दोबारा से जरा जोड़ना चाहूंगा कड़ियां। वो जो बात करें वो इस तनाजुर में बात करें, एक तरफ रियासती जो चैलेंजेस थे, जी, असल बात ये ईस्टर्न है। वेस्टर्न बॉर्डर के चैलेंजेस थे और इंटरनल सिक्योरिटी थी, लेकिन माशी आदाब थे, बिल्कुल ऐसे फिर ही। आईएमएफ की जो वायलेशंस हुई, जो कंडीशनैलिटीज को जो है ना कागज असल की सर, वो रोशनी जो में लाया आईएमएफ की गया। आईएमएफ फिर वो की जो इसको पूरी बहास एक को भी पूरी जो आईएमएफ की एक स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां से वहां पर क्लैश आता है, वो तो अभी तक गवर्नमेंट उस तरह से नहीं बता पाई ना आवाम को कि कहां से इसका स्टार्टअप हुआ, कैसे हुआ। अभी भी लोग यही समझ रहे हैं कि शायद महंगाई की जिम्मेदार ये हुकूमत है, Yes. मौशी जो भी बदहाली है उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है। अभी हमने इंटरनेट की बंदिश को अगर ले लेते हैं, जो अभी प्रीवियस चीज चल रही थी कि जी फायरवॉल लगाएंगे, ये कर, उसको भी आज सही तरह से आईएमएफ की डिफाइन नहीं रिपोर्ट आ कर गई पाए। है, आईएमएफ की और रिपोर्ट आ वहाँ गई पे है भी कि इन्होंने- पीटीआई ने अपने दौर में किस तरीके से वायलेशन की। बिल्कुल, वो जो लेकिन बिजली के टैरिफ थे, और मैंने ये आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, ये बात मैंने आज भी की, किसी बीपर में मैंने ये आज बात की है, और मैंने ये कहा है कि हुकूमत को आकर हुकूमती नुमाइंदों को ये बताना चाहिए कि बिल्कुल। ये आईएमएफ की क्या कंडीशंस थी, किस किस तरीके से वायलेशन और की गई। कैसे हुई, हाँ जी, कैसे हुई, ये स्टार्टअप कैसे हुआ। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं ना कि हुकूमती जो रहनुमा है वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर कम तवज्जो दी जाती है। जो चीज़ें ये कर रहे हैं उसको उस तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, उसको बता नहीं रहे होते कि ये चीज़ें हो रही हैं हुकूमत की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ केसेस में ये हो गया। तो इसमें भी वुज़रा को थोड़ा ये चाहिए कि जो जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, फेयर हो रही हैं, उनको एटलीस्ट अच्छा, तमाम को बताया अच्छा, जाए। अच्छा, साहब, ये इसमें- बात जो है ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि हुकूमत ने नो डाउट 16 माह हुकूमत ने रियासत को बचाया, अपनी सियासत कुर्बान कर दी, जी, जी। बिल्कुल। और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को एक तरफ रखा, और आपने देखा कि कैसे मुश्किल फैसले किए, बिजली के टैरिफ बढ़ाने पड़े, गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी, पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो आईएमएफ के साथ ऑलरेडी ये कंडीशंस तय थी, और ये पाकिस्तान का मामला था, जमात का नहीं था। बिल्कुल। ये अच्छा, ये जहाँ तक बात करते हैं ना कि जी हुकूमत बताने में नाकाम रही है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हुकूमत ने एक चीज़ होती है, जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो आपकी पॉलिसीज आपके हाथ बंधे होते हैं, आपने वो बहुत सी चीज़ों को Out of the way नहीं जा सकते आप। इग्नोर करना होता है जो रियासत के खिलाफ होती हैं। आपने हुकूमत के, फिर दूसरा ये कि जो आप अपोजिशन से भी बात करते हैं तो उसमें भी ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए, आप अपोजिशन में हैं तो आप जो मर्जी बात करें, आप टीवी पे आके जो मर्जी बात करते हैं, आपको कोई मसला नहीं, लेकिन हुकूमती वज़रा को, हुकूमती नुमाइंदों को, हुकूमत के कोऑर्डिनेटर्स को आके ये बात करनी पड़ती है जो कि वाकई फैक्चुअल हो। आप देखें, हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो आप जब से हम जो 15 महीने वाली हुकूमत थी जिसमें आपने बात की, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो पॉलिटिकली हुआ है तो वो PMLN को हुआ। देखिए, उन्होंने मुश्किल फैसले किए, और मुश्किल फैसले क्या थे वो तो सिपा सलार भी कह चुके हैं कि अगर वो फैसले ना होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। अच्छा, अभी की जो हुकूमत है, आप देखें मार्च से जब से हुकूमत आई है, आप देखें कि बहुत सी चीज़ों में रिफॉर्म्स हो रही हैं और आपके सामने आ रही। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें हुकूमत की कारकर्दगी, तो महंगाई की शरह में कमी हुई है, वो बताया है उन्होंने। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत को 2-3 बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें कि बिजली का मसला है और गैस का जो आने वाला है, उसके ऊपर हुकूमत जो है दिन रात एक किए हुए है। FBR की रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इदारों की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए वो कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अभी आप देखेंगे पिछले जो आप देखें ट्विटर का ट्रेंड देख लें, आप फेसबुक का देख लें, आप दूसरे जितने सोशल मीडियम से जिनका ताल्लुक है, उसमें हुकूमत ने जो चीज़ें की हैं उनको अच्छे तरीके से बताया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी हुकूमत का कोई नैरेटिव होता है तो उसको बताने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 3.5 साल बाबर गौसी साहब उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की जी, वो रिफॉर्म्स उन्होंने की जिसके वो बेनिफिशरी थे। जी, उन्होंने डाउन साइजिंग के नाम पे
उन्होंने बजाय कि डाउन साइजिंग करने की अपने लोगों की खपत की इदारों के बिल्कुल, अंदर, ऐसा अपने ही। लोगों को अकोमोडेट किया। और वो उन्होंने नारा भी लगाया था ना कि हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे। हाँ, 1 करोड़ जॉब्स देंगे। जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके हवाले से ये तासुर ना आए कि वो भी डाउन साइजिंग के नाम पर अपने लोगों की खपत और अपने बयानिए की, अपने नैरेटिव पे काम नहीं, करे। बात ये होती है कि जब भी कोई हुकूमत आती है, कोई भी हो, ये जाहिर है अपने जो लोग होते हैं उनकी खपत करनी पड़ती है। ये तो एक फैक्चुअल सी बात है, कोई भी होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो हमारे साथी लोग हैं वो हमारा जो बयानिया है, जो हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। जो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि जो वक्त के हुक्मरान होते हैं वो यही समझते हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो मार्केट में भी आती हैं और बहुत से इदारों में भी हो रही हैं और बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, डाउनसाइजिंग की ज़रूरत है, डाउनसाइज- रीस्ट्रक्चरिंग की जी, ज़रूरत है। रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन उसमें देखें ना, हुकूमत ये सबसे आप इसको क्रेडिट दें कि वो मेरिट की बात कर रही है। अभी वो नहीं है कि किसी को, जिस तरह आपने बात की है कि पिछली हुकूमत और ने- हमारा मसला भी सर करप्शन नहीं है इस मुल्क का। करप्शन इसका नहीं- मसला मेरिट है। मेरिट है और मेरिट बहाल right कर दें, person करप्शन for के right- रूट्स ही खत्म जी हो हाँ, जाएंगे। लेकिन ये जो भी सुन रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर कहीं पे इस तरह का फैक्टर है तो उसमें सब लोगों को जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ Discrimination ना हो। और दूसरी एक और बात मैं यहाँ कहता हूँ, देखें जब हुकूमत होती है ना, तो हुकूमत के लिए फिर ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो उसका सपोर्टर था। हुकूमत के लिए तो तमाम आवाम होती है, तो इसलिए उनको इक्वल होना चाहिए, उनको ये चीज़ों से मुबर्रा होना चाहिए, बल्कि एक कदम आगे होना चाहिए और इनको इग्नोर करना चाहिए। बाबर गौरसी साहब ने बड़ी मुनासिब और बड़ी मतवाजन गुफ्तगू की और उन्होंने बिल्कुल ये ठीक कहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, डाउन साइजिंग होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, ताकि फिर ये जमातें एक दूसरे से गिला ना करें कि जी ओहो धांधली हो गई, ओहो प्री पोल रिगिंग हो गई। ये बताइएगा कि ये जो मफामती अमल आगे बढ़ रहा है, आज जो पीपल्स पार्टी और PMLN की जो कमेटियां हैं जिन्होंने पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तय करना है, पंजाब में भी, वफाक में भी करना है, और फिर कल आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, बर्फ पिघलते हुए लग रही है आपको, हालात बेहतर होते हैं? सर, इसमें भी एक चीज़ है कि मुलाकातें हो रही हैं, मुफाहमत की तरफ बार बार हाथ भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो मुफाहमत कहीं पे हमें उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसमें भी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट चैनल पे प्रोग्राम करती हूँ, हम जब भी बुलाते हैं हुकूमती नुमाइंदों को तो वो एक दूसरे से लाताल्लुकी का इजहार, पीपल्स पार्टी और PMLN, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अभी जिस तरह मुफाहमत मैं तो आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा। 16 माह ये एक फितरी इत्तेहादी के तौर पर आज भी जो है ना काम कर रहे हैं, इन्होंने 16 माह इतने लेकिन इंटैक्ट सर रहे। अभी ये जो अभी जिस तरह से भी हम देख रहे होते हैं कि कोई भी इशू आता है वो सारा का सारा PMLN के ऊपर आ जाता है कि जी ये इसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुफाहमत की बात की जा रही है उसमें भी एक चीज़ समझने से, क्योंकि अवाम बेकासिर है कि एक तरफ तो जो PMLN है और मौलाना साहब की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है वो PTI से भी पिंगे मिला रहे हैं, यहाँ पर जाके उनके साथ मुलाकात करना, उनसे मुशावरत लेना, और PTI का और मौलाना साहब का एजेंडा भी एक है कि अगर हम धरना देंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। नहीं तो ये आवाम को समझाएं, आवाम को बताएं। वो ये समझ रहे हैं कि इनकी जितनी भी मुफाहमत है, जितनी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक साइड पे है। आपने नहीं देखा था वो वाला बयानिया जो जाके चरणों में बैठ गए थे मौलाना साहब के, और उन्होंने एक बयानिया बिल्ड कर दिया, मौलाना साहब हमारे साथ हैं, और कल रात से उन्होंने सोशल मीडिया पे दूसरा बयानिया। लेकिन सर इसमें भी एक समझाने वाली बात है कि मुफाहमत हो किस से रही है, कैसे मुफाहमत कर रहे हैं, ये भी तो एक कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। ये बात देखिए, पॉलिटिक्स जब होती है तो पॉलिटिक्स में तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले होते हैं। खुले होते यही हैं, इमरान खान लेकिन थे वो जो दरवाजे मौलाना साहब को ऐसे ऐसे अलकाबाद से नवाजते थे, उनको पुकारते थे। आज वही मौलाना साहब जो है इमरान खान के साथ सर जी MQM के जो लंदन में अल्ताफ हुसैन के केस करने के लिए चले गए थे। जी हाँ, तो असल बात ये है कि अभी आप देखें कि जो जरदारी साहब गए हैं मौलाना साहब के पास, जिससे पहले नवाज शरीफ साहब भी जा चुके हैं, वो उनका मकसद ये है कि आपका और इमरान खान का नेचुरल अलाइड नहीं है, आप नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अगर मंशूर को पढ़े PTI के और अगर मौलाना फजलुर रहमान के मंशूर को पढ़े। अच्छा, मुझे बानी PTI, मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूँगा। मैं फायदा आप ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की ना कि वो मौलाना साहब आ गए, मौलाना साहब मिल गए, ये तो फितरी इत्तेहादी हैं। हाँ। ये तो 16 माह भी इकट्ठे रहे, ये PDM में भी इकट्ठे बिल्कुल रहे। ऐसे अब थोड़ी नाराजगियां, और नाराजगी का इजहार जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ किया, ये तो सियासत का हिस्सा है। वो हमारे यहाँ बलोची में एक मिसाल दी जाती है, बलोचिस्तान में वो कहते हैं कि तई वार ना मई वार वाह वाह, यानी मेरे साथ अगर कोई आके इत्तेहाद कर ले तो बड़ा जबरदस्त है, आपके साथ करे तो ये गैर फितरी है। कैसे?
सर ये तो पीटीआई का शुरू से वतीरा है, यू टर्न्स की सियासत उन्होंने शुरू से खेली है कि जहां पर अब जिस तरह से आपने मजहबी कार्ड की बात की, और ये पाकिस्तानी अवाम का सबसे इमोशनल अगर कोई है ना साइड है वो आपका मजहब है। आप कहीं पे फंस रहे हैं, कहीं पे आपको मुश्किल पेश आ रही है, वहां पर आप रिलीजन को ले आए, तो वहां पर आप सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं उस नाम के ऊपर। जिस तरह से मौलाना साहब की अभी आपने बात की कि ये इत्तेहाद तो जो है वो काफ़ी पुराना है, पीडीएम का स्टार्टअप हुआ जिससे सारी ये चीज़ें ख़त्म हुई थी, लेकिन उस चीज़ में तसलसल, मैं फिर वही कहूँगी हुकूमत की तरफ से तसलसल को सर से मेंटेन रखना थोड़ा सा एक बड़ा टास्क है, जिसके ऊपर अगर वर्किंग करें तो मेरे ख्याल में जो जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए, जितनी मुश्किल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, देखिए पाकिस्तान की अगर तारीख को देखें ना आप, जितनी पॉलिटिक्स की, तो इससे बेहतरीन इत्तेहाद आपको नजर नहीं आता। हाँ, और पीपल्स पार्टी का जो एक दूसरे के खिलाफ अच्छा, थी, राइट, पीपल्स सब पीपल्स इकट्ठे। पार्टी, एमक्यूएम, मौलाना फजलुर रहमान, तमाम के तमाम वो एक इकट्ठे हो गए। मैंगल साहब साथ मैंगल थे। साहब सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता था। अभी भी जो है पीएमएलएन की कोशिश है कि तमाम लोगों को मिला के आगे लेके जाया जाए, क्योंकि जो मसाइल है वो अकेले सर हल मुल्क नहीं के हो अंदर सकते। रहकर अगर कोई सियासी इख्तिलाफ रखता है उसका राइट है जी बिल्कुल, ये उसका ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल और बेसिक राइट है, बिल्कुल। लेकिन कौमी सलामती कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, बिल्कुल उस पे जीरो टॉलरेंस होनी तो चाहिए। कोई बिल्कुल। बिल्कुल जी भी- बहुत शुक्रिया बाबर गौसी साहब, फायजा हाजी खान बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। नाज़रीन इसी बात से मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करूंगा और इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ने से पहले आपको ये बात ज़रूरी करना है कि आप मुल्क के अंदर रह के सियासी इख्तिलाफ करें, आपका अपना नुक्ता नज़र है, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन जहां आप अपनी मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, तशख़्ख़ुस और सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे या अपनी ज़ाती मफाद के लिए पॉलिटिक्स करेंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर नहीं है। और माजी में भी इसी सोसाइटी ने और इसी माशरे ने ऐसे लोगों को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। थोड़ा स्टडी भी कर लिया करें, जज्बाती ना हुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।